नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। जनपद अमरोहा के गांव सहदौली में एक नाबालिग युवती के साथ महीनों तक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित युवती द्वारा जिला अस्पताल मुरादाबाद में मेडिकल परीक्षण कराया गया है। अमरोहा कोतवाली के गाँव सहदौली में एक किशोरी ने उसी के गाँव के एक युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। मामला 3 महीने पुराना है, लिहाजा पुलिस भी कार्यवाही करने से कतरा रही है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला दर्ज हुआ तो लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल मुरादाबाद में भेजा गया, जहां लड़की ने बताया कि उसके गांव का ही एक युवक उसका पिछले 3 महीने से शारीरिक शोषण कर रहा है और किसी को बताने पर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देता है। लड़की ने परेशान होकर ये बात अपने परिजनों को बताई तो परिजनों ने मामला अमरोहा कोतवाली में दर्ज कराया, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने युवक की खोजबीन में छापेमारी की, लेकिन युवक पुलिस की पहुंच से दूर है। फिलहाल किशोरी को जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। हाँ, क्या घटना हुई है आपके साथ? तमंचा लेके घर में घुसाया। कौन घुसा? नन्हे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ऐसे बलात्कार हुआ। कब की घटना है ये? 3-4 महीने पहले। तो इतने दिन हो गए, आपने क्यों छुपाई ये बात पुलिस से? धमकी देता था, डराता था कि तेरे घर वालों को मार दूंगा, तेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं उन्हें मार दूंगा, तुझे भी जान से मार दूंगा। तो इसलिए डर के हमारे किसी को नहीं बताया। तो कब बताया फिर घर आपने? अभी 10-11 दिन पहले की बात है। तो पुलिस ने तहरीर दी आपने? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अब तो कह तो दिया था कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने अंबेडकर पार्क से एक जुलूस निकाला। आम आदमी पार्टी की मांग थी कि बढ़ी हुई बिजली की दरें वापस ली जाएं। आम आदमी पार्टी ने अंबेडकर पार्क से कचहरी तक बिजली के बढ़े हुए दाम और बिजली विभाग की मनमानी को रोकने के लिए जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर पिछले कई दिनों से बिजली से संबंधित शिकायतें महानगर की जनता के द्वारा आ रही थी। इसमें नगर से सटा एक गांव भटावली है, जहां पर कुछ ग्रामीण महिलाएं अपनी व्यथा लेकर पहुंची कि उनके पति हरकेश सिंह, जिनका बिल 1,37,766 तथा खचेड़ू सिंह का बिल 1,10,861 रुपये का भेजा गया है और विद्युत कर्मी पुलिस बल के साथ पहुंचकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। जिला संयोजक गुरविंदर सिंह ने कहा कि मात्र 5,000 के बकाया पर कनेक्शन काट देने वाला बिजली विभाग ये क्या बता पाएगा कि लाखों का बकाया कैसे हो गया। इसमें विद्युत विभाग के बाबुओं के घोटाले की बू आ रही है। यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। उपरोक्त बढ़ोतरी और हेराफेरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की जांच कराई जाए और उन्होंने मांग की है कि विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा भी कराया जाए। आम आदमी पार्टी ने यह भी मांग की है कि मुरादाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां पर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, जिससे उत्पादन दुगना हो सके। जी साहब, हम लोगों की एक मीटिंग हो रही थी ग्राम भटावली में। तो ये महिला यहाँ पर आई हुई भी हैं, खचेड़ू सिंह की वाइफ। तो ये हमारे पास आ गई लेके अपना बिल, और एक महिला और आ गई कि हम लोग गरीब लोग हैं और हमारा लाइट एंड फैन का कनेक्शन है। हमारे ऊपर इन्होंने 1,37,000 का बिल एक था और 1,23,000 का बिल अभी दिया है। मैं आपको दूंगा पेनिंग करने के लिए। तो इन गरीबों के ऊपर इतने बड़े बिल भेज दिए। अब बिजली डिपार्टमेंट पुलिस के साथ जाके वहाँ दबिशें दे रहा है और ये लोग बेचारे खेतों में भागे भागे फिर रहे हैं। और जो बच्चे उठा लिए जाते हैं, इनके परिवार के पकड़ लिए जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं। आप इसे पेनिंग करके देखिए कि इसके अंदर पता चल जाएगा कि कैसे अगर 5,000 का किसी में बिल होता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। तो ये 1-1 लाख, 1.25 लाख रुपया क्यों बढ़ने दिया इन्होंने? इसमें मिली भगत है। और आज जब इसको ठीक करने के नाम पे ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना प्रोविजनल बिल भेजे जा रहे हैं और इसके आड़ में शोषण किया जा रहा है और इसे ठीक करने के लिए इनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो आज हम इन गरीब लोगों की आवाज़ को लेकर यहाँ आए हैं और इस टेन्योर में, इस सपा के राज में अब तक लगभग बिल 1.5 गुने कर दिए गए हैं। एक महीने में 3-3 बार, 2-2 बार 10 दिन का भेज रहे हैं, कभी 20 दिन का बिल भेज रहे हैं और मिनिमम गारंटी ली जाती है। इस बिल को पढ़ना इतना मुश्किल है, समझना इतना मुश्किल है, हम जैसा आदमी नहीं समझ पाता। ये आम गरीब आदमी क्या समझेंगे? और उनसे जो मिनिमम गारंटी है वो ली जा रही है। जबकि आज हमारा प्रोग्राम है, इसके बाद ये हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे बिजली के दफ्तर पर जाकर। सारे लोग आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं।
और उसके बाद में एक मेमोरेंडम गवर्नर के नाम में हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को देंगे कि कृपया इसकी जांच कराई जाए। अब रेलवे की तर्ज पर रोडवेज विभाग ने भी अपने बस अड्डों पर परिवहन नीर यात्रियों को उपलब्ध कराने की नई स्कीम चलाई है। रेलवे के बाद अब परिवहन विभाग भी अपने बस यात्रियों को स्वच्छ और निर्मल जल की सौगात देने जा रहा है। रेलवे के रेल नीर के बाद अब परिवहन नीर रोडवेज बस अड्डों पर अब आपको पीने तथा लेने के लिए मिल जाएगा। शुक्रवार को ARM पीतल नगरी डिपो जगदीश सिंह ने परिवहन नीर के बारे में बताते हुए कहा कि परिवहन नीर बस अड्डों पर आधा लीटर, 1 लीटर व 2 लीटर में उपलब्ध रहेगा। फिलहाल अभी मुरादाबाद बस अड्डे पर 1 लीटर की बोतल में परिवहन नीर उपलब्ध मिलेगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुसार परिवहन नीर की उच्च क्वालिटी है तथा ISI मार्क प्रमाणित भी। जैसे पहले से एक शिकायत मिलती चली आई है, लोग बस अड्डों पे पानी बेचते हैं लोग, जो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। इस गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए परिवहन निगम ने एक ठेका दिया है और उसकी गुणवत्ता को परखने के बाद ही एक परिवहन नीर के नाम से निकाला है। वो मुख्यालय से उसका कॉन्टैक्ट हुआ है। प्रत्येक बस स्टेशन पर उसको जगह दी जाएगी, वो अपनी स्टॉल लगाएगा और पानी बिल्कुल शुद्ध और ISI मार्क पानी होगा, वही उसको बेचा जाएगा। अच्छा, क्या रेट तय किए गए हैं और कितने लीटर की ये बोतलें रहेंगी? रेट अभी तो सैंपल के तौर पर जैसे आपके सामने रखा है, 1 लीटर की बोतल दिखाई है। अगर आगे जैसा भी होगा वो निश्चित होगा, कुछ तो यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिला सुरक्षा और शिक्षा को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की ओर से महिलाओं को शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंचायत भवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 10 महिलाओं को मलाला अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मलाला डे मनाते हुए कार्यक्रम में महिलाओं को शिक्षा और सुरक्षा पर अपने विचार भी रखे गए। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता CDO आंध्र बामसी ने की, तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में DM दीपक अग्रवाल, SSP लव कुमार, मेयर बीना अग्रवाल तथा राजेश कुमारी यादव मौजूद रहीं। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन माधव शर्मा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत करके किया गया तथा इसके पश्चात दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात सुंदर सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के बाद में 10 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में महिलाओं का नाम रोशन किया है तथा समाज सेवा के कार्य किए हैं। महिलाओं की शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इसको और पुख्ता करने पर भी खास ध्यान दिया है। इस कार्यक्रम के जरिए उसकी सांसों में तेरी की महका, उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में तेरी की महका। सम्मानित होती है जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए विशेष आत्म दृढ़ता के लिए यहाँ पर सम्मानित हो रही है। उनको हिंदुस्तान सम्मानित करते हुए गौरव आप देख रहे हैं, आप हिंदुस्तान की मुहिम उसमें विशिष्ट योगदान रहा है। जोरदार तालियां एक बार सुने आप अग्रवाल पत्र देकर उनको सम्मानित करते हुए। इस अवसर पर SSP लव कुमार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर सरकार बहुत ही गंभीर है। इन सभी का हौसला अफजाई कर दीजिए अपनी जोरदार तालियों से। आप सभी लोग मलाला को रोने पर भी विवश कर दिया, उनको भावुक किया। अभिनंदन करते हैं और उन सभी छात्राओं का भी आभार व्यक्त करते हैं।
इस मौके पर एसएसपी लव कुमार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर सरकार बहुत ही गंभीर है, तो पुलिस प्रशासन भी महिला सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके महिलाओं की सुरक्षा करने में काम कर रहा है। काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के समय में हम बहुत सारी चीज़ें, खासतौर से मैं पत्रकारिता के लिए कह रहा हूँ, आज के समय में जब एक जनरल इम्प्रेशन कई बार ये जाता है कि भाई हर चीज़ जो नेगेटिव है उसी को क्यों दिखाया जाता है या उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऐसे समय में ये अभियान अपने आप में एक सराहनीय पहल है कि हम समाचार पत्र के माध्यम से एक पॉजिटिव चीज़ समाज को दें, हम एक सकारात्मक सोच जो है वो समाज के सामने रखें। क्या नहीं हुआ ये तो बताना बहुत आसान है, लेकिन क्या हुआ है ये बताना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और ये कदम जो है सराहनीय है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर 1090, मैं जब शिक्षा और सुरक्षा की बात कर रहा हूँ तो खास तौर से मैं सुरक्षा की बात करूँगा। शिक्षा के बारे में जिलाधिकारी महोदय और अन्य जो हमारे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। 1090 की जो सेवा है वो वाकई एक सराहनीय पहल है। तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल ने भी शासन और प्रशासन द्वारा महिलाओं सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। उनका भी प्रयास यही रहता है कि महिलाओं के लिए चलने वाली समस्त योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। मुख्य अतिथि का भाषण जो अंतिम समय पे होता है, इसकी प्रथा बदल, एक दिन आप उसको मनाएं और 364 दिन उस चीज को इग्नोर करें। नंबर 3, महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं हम लोग ये प्रतीत कराते हैं कि हम लोग पुरुष समाज जो है वो कुछ इनको देने जा रहा है। मैं इस पूरे शब्द के खिलाफ हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अगर बचपन में महिला को या अपनी बेटी को खाली पढ़ाई कर देना, उसके बाद आपको उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो अपना तय कर लेगी, उसको कुछ इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और ना हम लोग को बैठ के तय करने की जरूरत है ये लोग क्या करेंगे, शब्द क्या बना है। तो मेरे ख्याल से इतने हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग इस बात से सहमत हो कि मां से प्यारा शब्द पूरे दुनिया में नहीं है। अब कोई भी शब्द प्रकार को नहीं है, मां बोलने से और मां सुनने से दोनों में जितना आनंद आता है उस आनंद की अनुभूति की कोई कीमत नहीं है। और ये विडंबना है कि आज उस मां शक्ति के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं जो सबको शक्ति देती है। आप देख रहे हैं आप हिंदुस्तान की मुहिम, उसमें विशिष्ट योगदान रहा है। जोरदार तालियां एक बार सुने आप बजा दीजिए रुचि अग्रवाल को लेकर उनको सम्मानित करते हुए कला और सेवा के कई स्थान हम आपको सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां डॉक्टर, एक बार पुनः इन सभी का हौसला अफजाई कर दीजिए अपनी जोरदार तालियों से आप सभी को। कलाकारों को रोने पर भी मलाला डे के अवसर पर सम्मान पाने वाली महिलाओं ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो जनहित में थे। उन्होंने किसी सम्मान के लालच में ये कार्य नहीं किए थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाते रहेंगे। जी नाज़रीन, आपने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है? पुलिस भर्ती, उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा पास की है मैंने, जिसमें प्रथम स्थान मिला है। कैसी तैयारियां की थी आपने इस परीक्षा में? जी हमने सेल्फ स्टडी की, उसके बाद मम्मी पापा का आशीर्वाद और घर वालों से जो छूट मिली उसी से सफलता प्राप्त की। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम था उसमें सम्मानित किया गया है, कैसा लगा? इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मलाला अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब महिला सुरक्षा और महिला शिक्षा के ऊपर प्रदेश सरकार की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हमने शहर की 10 मलालाओं को सम्मानित किया है जिन्होंने शिक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में अलग अलग कार्य किया है। ऐसी 10 महिलाएं शहर की, उनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है।
ये पिछले साल भी कार्यक्रम हमने यूपी सरकार के साथ मिलकर बनाया था। आमतौर पे मीडिया के साथ छवि जुड़ी होती है कि हम सिर्फ निगेटिव खबरों को ही हाईलाइट करते हैं। प्रदेश सरकार अगर कुछ अच्छे कार्य कर रही है तो अखबार का दायित्व होता है, सामाजिक दायित्व भी हमारा है कि हम उसका भी प्रचार प्रसार करें। यहाँ इन मलालाओं के साथ, चूँकि हमने मलालाओं का चयन काफ़ी समय पहले कर लिया था, ये कार्यक्रम हमारा पहले 13-14 तारीख को प्रस्तावित था। इसके बाद शहर की एक ऐसी लड़की भी, प्रतिभाशाली लड़की, जिसने प्रदेश स्तर पर आरक्षी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया महिला वर्ग में, और सामान्य वर्ग में मतलब पुरुष और महिला दोनों मिला लें तो तृतीय स्थान उसको मिला है। ऐसी एक नाजरीन जिसको हम मलाला के रूप में सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमारी प्रोफाइल पहले से तय हो चुकी थी, इसलिए हमने उसको विशिष्ट रूप से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री के द्वारा भी उसको एक सर्टिफिकेट उनके सिग्नेचर के द्वारा दिया गया है, जिसको आज एसएसपी महोदय ने उसको देकर। लाजपत नगर स्थित वरदान नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, 3D 4D डिजिटल एक्सरे के बाद प्रदेश की पहली एसॉट अत्याधुनिक हाईटेक अल्ट्रासाउंड मशीन इटली से मंगवाई गई है, जिससे बड़ी से बड़ी बीमारियों का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। लाजपत नगर स्थित वरदान नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर चंचल गुप्ता पिछले 3 दशकों से महानगर की जनता की चिकित्सीय सेवा निस्वार्थ भाव से कर रही हैं। वरदान नर्सिंग होम में पथरी, गुर्दे तथा पित्ते की, पेट, आंतों व अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा, एबॉर्शन, नॉर्मल तथा ऑपरेशन डिलीवरी तथा बांझ महिलाओं के इलाज का आधुनिक सेंटर बन चुका है वरदान नर्सिंग होम। अस्पताल में बच्चेदानी का ऑपरेशन नो स्टिच विधि द्वारा, बांझपन व नले दूरबीन द्वारा खोलने का इलाज किया जाता है। डॉक्टर चंचल गुप्ता ने बताया कि गरीब मरीजों के लिए चैरिटी वार्ड बहुत कम पैकेज में ऑपरेशन, दवाई सहित दी जाती है। हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन, सर्जरी, जच्चा बच्चा की संबंधित सारी बीमारियों के ऑपरेशंस, डिलीवरीज, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी और एबॉर्शंस, फैमिली प्लानिंग के सारे काम हम लोग कर ही रहे हैं। पिछले 23 साल से हम लोग पेनलेस डिलीवरी हम पिछले 23 सालों से हम लोग यहाँ हैं। और वैसे तो हम यहाँ पर 30 साल से कर रहे हैं। पहले हमारा गुप्ता नर्सिंग के नाम से था, 23 साल से वरदान नर्सिंग होम एग्जिस्टेंस में है और लगातार हम लोग इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से हमने रेन्यूएशन, हमने कुछ नई एक्टिविटीज़ शुरू करी हैं। 1.5 साल पहले हमने यहाँ पर रेडियोलॉजी सेंटर अपना शुरू किया, जो डॉक्टर दीपांशु गुप्ता देखते हैं। उसमें कलर डॉपलर, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड्स, डिजिटल एक्सरे और सीटी स्कैन की भी सुविधा हम लोग के पास है। इस साल हम लोग पैथोलॉजी लैब का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, इस रविवार को। और रेडियोलॉजी में एक बहुत अच्छी हाई एंड की मशीन हम लोगों ने इंस्टॉल की है, जो एसॉटे इटली से आई है और मेरे ख्याल से पेशेंट्स को इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिजीज़ भी इसके कवर में आ जाएंगी। जिस चीज़ के लिए सीटी स्कैन कराया, कई डिजीज़ के लिए सीटी स्कैन कराते थे, वो हम लोग इस मशीन के द्वारा कवर कर सकते हैं। अच्छा, प्रदेश की अब क्या पहली मशीन है ये मुरादाबाद की? जी, एसॉटे की ये मशीन पूरे उत्तर प्रदेश में पहली है। इससे पहले दिल्ली में भी सिर्फ एक ही सेंटर में लगी हुई है और सेकंड मशीन ये हम लोग के यहाँ लगाई है। और मुझे लगता है कि इससे पेशेंट को बहुत लाभ होगा और काफ़ी कारगर साबित होगी। इसके अलावा हम लोगों ने इसी महीने से IUI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो वो है, हमने पूरा अपने हॉस्पिटल में इसका सेटअप किया है। तो जो निसंतान दंपति हैं उन लोग के लिए ये बहुत कारगर, बहुत अच्छा उससे सहयोग मिलेगा। वरदान नर्सिंग होम में अब यूपी की सर्वप्रथम तथा सबसे एडवांस इटली की माई लैब क्लास एसोटे अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, 3D 4D डिजिटल एक्सरे, सिटी स्कैन एवं पूर्णतः मॉडर्न पैथोलॉजी लैब की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। डॉक्टर दीपांशु गुप्ता ने मशीन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। असॉटे कंपनी इटली की कंपनी है, वहाँ की मशीन है। ये अभी तक उत्तर प्रदेश में पहली मशीन मैंने लगाई है। ये अभी तक मशीन जो थी ये दिल्ली में 2 जगह लगी हुई है, पुष्पांजलि क्लॉसले हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में।
ये यूपी में पहली बार मैंने मशीन लगाई है, क्योंकि मैंने वहाँ पे जब काम किया था तो ये देखा कि जो हम लोग अभी तक मुरादाबाद में मशीनें यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी लोअर क्वालिटी की हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें दिक्कत ये आती है कि छोटी छोटी दिक्कतें जैसे होती हैं, गैस्ट्राइटिस की दिक्कत होती है, पेशेंट के मैदे पे मुंह पे बर्म होता है, तो वो सब मिस हो जाती थी। स्टमक पिक करने में या रेट्रोपेरिटोनियम में कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी। इसीलिए मैंने ये लेटेस्ट मशीन प्रीमियम ली है, जो इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। 4D होता है, जैसे आप बच्चे को लाइव देख सकते हैं, 4D हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम घुटने जॉइंट्स का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, तो इसमें रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, तो हमें ज़्यादा आसानी होती है। और क्या कहना चाहेंगे आम आदमी से इस मशीन के बारे में? मैं यही कहूँगा कि एक बार आप इस मशीन पे अल्ट्रासाउंड का रेजोल्यूशन आके देखें, हमारे सेंटर पे आके देखें कि आपको कैसा यहाँ पे होता है। हम रिपोर्ट भी हाफ एन आवर में दे देते हैं और हम ट्राई करते हैं पेशेंट को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि पेशेंट के पास भी आजकल टाइम नहीं है और इससे अच्छी डिजीज़ जल्दी पिक हो सकती हैं। ये भी फैसिलिटी है, जैसे ऑपरेशन में हम पेट खोल के देखते हैं पित्त की थैली के अंदर क्या है, तो इस चीज़ में हम जो अभी तक करते थे वो इधर करते हैं। ये 2D इमेज है, जो वैसे अल्ट्रासाउंड होता है 2D वाला, ये पित्त की थैली दिख रही है आपकी, ये काली, लेकिन इसमें हम ऐसे मेकआउट नहीं कर पाते कि इसके अंदर क्या है। ये है 4D इमेज, जो इस मशीन द्वारा हो सकता है। ये पित्त की थैली है और ये जो आप काला काला देख रहे हैं, ये पित्त की थैली की पथरी है। तो अब हम आसानी से देख सकते हैं कि पित्त की थैली की पथरी कैसे आसानी से दिख रही है। पहले ऑपरेशन के पहले हम डॉक्टर को बता सकते हैं कि सर इसमें इतनी पथरियाँ हैं, तो वो देख सकते हैं कि कैसे उसको बेटर निकाला जा सके। कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मौलाना मरगूब आलम ने शहरवासियों से अपील की है कि केंद्र सरकार के 1 साल के कार्यकाल की असफलताओं को देखते हुए कांग्रेस से जुड़कर उसके हाथ को मजबूत करें। मौके पर यही सारे मुरादाबाद वासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दिल की गहराइयों से सभी जनता को, मुरादाबाद वासी जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं ये सूट बूट की सरकार है, झूठी सरकार है, ये जनता पहचान चुकी है। और मैं जनता से यही अपील करूँगा, कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश करें और कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, हमारे राहुल जी के, सोनिया जी के हाथ मजबूत करें और ये खुद फैसला करें कौन सी सरकार क्या थी। पिछली सरकार महंगाई के चक्कर में लोगों ने हटाई थी, अब उससे ज़्यादा महंगाई है। कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला, ये तो एकदम बहुत खरा वाला झूठ बोल रहा है, जो बोलता है वो करता नहीं है। तो दिखावे की सरकार है। अच्छे दिन लाएंगे, कौन से अच्छे दिन लाएंगे ये समझ नहीं आ रही है। 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, अभी तक कोई अच्छे दिन तो आए नहीं है। हर चीज़ महंगाई में जा रही है। गरीब आदमी राशन कार्ड के लिए मर रहा है कि ऑनलाइन कर दो, फिर महिला जो घर में पड़ी है उसको ले आओ। 3-3 बार 4-4 बार बन चुके हैं राशन कार्ड और फेल हो जाते हैं। जनता गरीब है, 250 रुपये की मजदूरी, 300 रुपये की मजदूरी छोड़ करके राशन कार्ड की लाइन में लगता है, वो भी नहीं बनता। अब गैस का कांग्रेस सरकार में 435 रुपये का लगभग सिलेंडर था, आज 700 कुछ रुपये का सिलेंडर है। सब्सिडी उसमें दे रहे हैं 221 रुपये, वो भी नहीं आती है, समझ रहे हैं, वो भी नहीं आती है। शुरू किसी की आई, किसी की नहीं आई। अब तो अब मेरे ख्याल में 75% सब्सिडी है ही नहीं। तो अब गरीब जनता सब कुछ जान चुकी है, धोखे में ना रहें और इसको आने वाले टाइम में कांग्रेस के हाथों पर मजबूत करें और इस छोटे को। मंडी समिति के पीछे एकता कॉलोनी में सड़कों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर से क्षेत्रवासियों ने सड़क की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे करके मामला शांत कराया। मंडी समिति एकता कॉलोनी के निवासियों ने एक बार फिर से नगर निगम के लापरवाह अफसरों पर अपना गुस्सा उगलते हुए रोड जाम कर दिया और सड़क निर्माण में बरती जा रही लापरवाही का विरोध किया। निवासियों ने सड़क पर बैठकर गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि सड़क की जगह पर घर की दीवार लगा दी गई है और रास्ता छोटा कर दिया गया है, जिसके कारण सड़क निर्माण के बाद सड़क संकरी हो गई है और वाहन आने जाने में काफ़ी दिक्कत होगी। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने कहा कि जल्द ही दीवार तोड़वाई जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को जैसे तैसे करके शांत किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और महिलाओं के बीच गहमा गहमी भी हुई।
मेरी बात सुनो, आप यहाँ खड़े रहो और नाली के लिए झगड़ते रहो, इससे कोई समाधान हो रहा है? समाधान नहीं है कि एप्लीकेशन लिख के दीजिए और नगर निगम को दीजिए और डीएम साहब को दीजिए कि जो है साहब ये मामला ऐसा ही यहाँ मकानी रास्ते में बना हुआ है और आप इसको जो है सही करवाइए। बात तो सुनो, यहाँ चिल्लाने से आपके चिल्लाने से मेरे सामने है ना, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। कायदा है तो कायदा तो सुनोगे कि नहीं? कायदा ये है कि आप एप्लीकेशन दीजिए, उसमें पूरी बताइए कि गली हमें एक मिनट सुन लीजिए, इतने बने हुए हैं, एक मकान या आगे से 2 मकान जो भी है उसकी एक दीवार की वजह से उसमें जो है हाल हो रहा हो तो मैं 50 पुलिस वाले को बुलाता हूँ, आप 100 गाँव वाले को बुला लो और यहीं बैठते हैं। अगर समस्या का हल हो जाए तो आपको भी कोई काम नहीं, हमें भी कोई, हम यहीं बैठे फिर हाल हो गई चोरी चकारी, हमें नहीं देख रही कोई चोरी चकारी नहीं है, ठीक है। अगर मैं मुकदमा लिखवा दूँ तो ये आपका अधिकार नहीं है जाम लगाना, इससे कार्य सरकार बाधित हो रहा है, ये आम रास्ता बाधित हो रहा है, तो इस पर मुकदमा लिख जाएगा। आप मुकदमा लिखो, आप थोड़ा एक मैडम सुनिए, धमकी मत दीजिए, मत दीजिए मुझे, मत दीजिए। कम चौड़ी, जहाँ चौड़ी होनी चाहिए उसने ठेकेदार की मदद से उसने जो है मकान बना रखा है आगे बढ़ा के, और जो उसकी जो है ये क्या नाम है नाली जो है वो जो उल्टा पानी जा रहा है उसको तोड़वा के पैसा देगा ठेकेदार ने, उससे जो है ये उसकी तरफ की नाली जो ऊंची करी है उधर की नीची करी, जो पानी बैक हो रहा है पीछे वो घरों में घुसेगा। कर दी रास्ता को पीछे को और जो दीवार ना टूटी, ये तो वैसे गरीब है। मेरा आदमी मर गया तो इन्हें चिल्ली, अब उनके खेत में को बढ़ाया जा रहा है, जब मेरा कोई बारिश ना आया तो इसमारा। महिलाओं को शांत कराने के लिए क्षेत्रीय नेता, पार्षद और पार्षद की पत्नी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन वार्ता विफल रही। नगर निगम के जेई ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेते हुए मकान मालिक से घर के कागज दिखाने की बात कही, जिसके बाद ही निर्णय सामने आ सकेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा ठाकुर नाम है। क्या परेशानी थी अभी जो आप लोगों ने परेशानी है? ये मेन रोड जा रही है अंदर के लिए, ये 2 फीट रास्ते में बनी पड़ी है, एक मकान है, ये सोना घर रास्ते में बना लिया है, आगे वो दीवार हट जानी चाहिए और जो नाला सूखा जाना चाहिए हमारा। अच्छा, अभी यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी आए थे कल, तो उनसे क्या रहा और क्या हमने यही रखा, बस हमें तो लड़ाई दंगा नहीं चाहिए, हमें तो यही चाहिए कि हमारा ये रास्ता सूधा हो जाना चाहिए, नाला यहाँ पानी का चाहिए और हमारा इसी रास्ते को आना चाहिए। 14 फीट रास्ता, 16 फीट परेशानी ये है कि इधर से सड़क जा रही है, ये गली में घूमती है जाकर के, तो इसका नाले का ढाल गलियों में हो गया है और सारा पानी हमारे घरों में घुसेगा। और इन्होंने 2.5 फीट अपना मकान सड़क में बना लिया है, सड़क में अपना मकान बना लिया है आगे बढ़ा करके। या तो वो कागज दिखाएं, कहते हैं दबंग लोग हैं पब्लिक को दबा रहे हैं, कहते हैं कि हमने तो खरीद लिया है, किसको अथॉरिटी है कि सड़क में मकान बनवा दे? रास्ते की वजह से बैठे हुए हैं। क्या हुआ? गली का निर्माण नीचे भी डाल रहे हैं और आगे से कम चौड़ी कर दी, पीछे छोड़ी है, पानी वापसी लौटेगा, आगे तक घरों में जा रही है पानी, आगे से रास्ता दबा के नाली बना ली, मकान बना लिया आगे रास्ते में। क्या चाहते हो? ये चाहते हैं वो रास्ता हमारा पूरा होना चाहिए, जहाँ तक जितना आगे से इतने पीछे होना चाहिए। अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती पर DIUS की जाँच के बाद रोक लगा दी गई है। अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज में फर्जीवाड़ा करके शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से नियुक्ति की गई। मामला पकड़ में आने और प्राथमिक जांच के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने पूर्ववर्ती DIUS के आदेश को नियम विपरीत मानते हुए नियुक्तियां रद्द करने की संस्तुति संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजी है। अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज के संबंध में प्राथमिक जांच में 5 शिक्षकों की नियुक्ति पाई गई थी, जिसका अनुमोदन पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार यादव ने किया था। जिस समय स्वीकृति प्रदान की गई थी उस समय प्रबंध समिति अस्तित्व में ही नहीं थी। नियुक्तियों का अनुमोदन करने के लिए प्रबंध समिति के चुनाव से पहले ही हस्ताक्षर नमूने को प्रमाणित कर दिया गया। इसके अलावा चयन समिति के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर कराए बिना ही अनुमोदन कर दिया गया। इस मामले की शिकायत होने पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच करके DIUS कार्यालय से सभी प्रपत्र तलब किए थे। वहीं नवनियुक्त जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी अपने स्तर से जांच की। नियुक्ति की प्रक्रिया को संदेहास्पद मानते हुए उन्होंने
नियुक्तियों को रद्द करने की संस्तुति करके रिपोर्ट संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेज दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक IPS सोलंकी ने बताया कि प्रक्रिया पूरी तरह से संदेह के दायरे में है। इसमें समिति के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं है, इसलिए प्रक्रिया को नियमों के विरुद्ध मानते हुए कैंसिल करने की संस्तुति की गई है। वहीं JD YN सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में जांच के बाद बहुत कुछ संदेह के दायरे में पाया गया था। DIOS की रिपोर्ट मिली है, जिस पर जल्दी ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। जांच का सबसे बड़ी तो कमी यही थी पत्रावली देखने से ही कि उसका इंटरव्यू का समय 30 जून था, फिर अचानक ही ऐसी चीज़ आ गई, ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उसको घटा के 13 जून कर दिया गया। यानी इंटरव्यू की डेट तो बढ़ाई जाती है, लेकिन घटाने का पहला संदर्भ मैंने यहाँ पर देखा होगा। और जिससे कि जिन लोगों ने अप्लाई किया, जो कैंडिडेट्स थे, वो सूचित भी नहीं हो सके थे, जिससे इंटरव्यू में भी उनकी संख्या जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और साथ ही साथ एक चीज़ और संज्ञान में आई कि मैनेजमेंट का जो चुनाव था उसका अप्रूवल भी नहीं था, और कई चीज़ें ऐसी संदिग्ध थी जिससे लग रहा था कि नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई। इसीलिए जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए नियुक्ति की, वो नहीं अपनाई गई, इसलिए उन्हें निरस्त करने के लिए मैंने लिखा। और जहाँ तक अंबिका प्रसाद में नियुक्तियाँ होने से पहले ही नाम आ गए थे, तो नियुक्ति प्रक्रिया ही पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है, तो ये भी आया होगा, नाम पहले डिक्लेयर कर दिए गए होंगे। सर, तो अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या तो कर तो दिया, निरस्त कर दिए हैं, नीतियों को निरस्त कर दिया, और निरस्त के लिए मैंने लिख दिया है जॉइंट डायरेक्टर साहब। अब जिला जो हमारी मंडली समिति है वहाँ पर मीटिंग होगी, उसमें दोबारा की जाएंगी। फिलहाल ये तो नहीं माना जाएगा। यह वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है। और अब खबरों में आगे, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर काफी बवाल हुआ है। इसी को लेकर लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कहा है कि 3 वर्ष से लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट पर धार्मिक, मजहबी, आपत्तिजनक संदेश चित्र प्रसारित करके उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दंगे करवाने का प्रयास किया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब के संबंध में 1 जुलाई से 5 जुलाई तक आपत्तिजनक चित्रों व संदेशों पर मोबाइल फोन से प्रसारित करके मुरादाबाद में भी दंगा कराने का प्रयास किया गया, जिसमें आपत्तिजनक चित्रों के द्वारा दंगा फसाद कराना किस दल या संगठन का काम है, साजिशकर्ता कौन है, इस बात को सब जानते हैं कि मुस्लिम सब कष्ट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने पैगंबर साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए उन्होंने तत्काल जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सैयद शबाब अली, मोहम्मद आसिफ, हैदर अली, आसिद हुसैन, दिलशाद तथा हाजी मोहम्मद इकबाल आदि लोग मौजूद रहे। आज लोकतंत्र बचाओ मोर्चा 4 तारीख से लेकर 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो फेसबुक पर खेल हुआ, वो मुराद के पुलिस प्रशासन की भूल थी। बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ कर पुलिस थानों में बैठकर जलावत द्वारा दुआई कर रही है। हमने राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री से कहा है, अगर नेतृत्व है तो इस पर खुली डिबेट कीजिए, हम हर चीज़ बर्दाश्त करेंगे, मगर रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे 1 नहीं 1 करोड़ मुकदमे लगा दे और उत्तर प्रदेश सरकार का अंदर दम है तो मुसलमानों के लिए जेल के दरवाजे खोल दे, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं, मगर रसूल की बेहुरमती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में हर चीज़ दे देंगे, मगर रसूल की बेहुरमती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे नौजवानों में 1 मुकदमा नहीं 1000 मुकदमा लगा दे, हम उससे घबराने वाले नहीं हैं। ना हम मुकदमों से घबराए हैं और न मुकदमों से घबराएंगे। इसलिए हमारा मानना है कि फेसबुक के इस्तेमाल पर
रोक लगाना चाहिए। ये फेसबुक हिंदुस्तान की जमहूरी निज़ाम को खतरा कर रही है और ये फेसबुक जो है इसराइल जाई है। जो पार्टी है फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है वो देश को एक धोखा दे रहा है, देश के मूल समस्याओं से ध्यान हटा रहा है। ये हमारा विरोध है। रोटरी क्लब नॉर्थ का अधिष्ठापन समारोह रामगंगा बिहार स्थित एक रेस्टोरेंट में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रोटेरियन अनूप टंडन को कॉलर पहनाकर अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया। रोटरी क्लब मुरादाबाद नॉर्थ का अधिष्ठापन समारोह फ्लेवर रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंडलाध्यक्ष एवं वर्तमान डिस्ट्रिक्ट काउंसलर रोटेरियन योगेश मोहन गुप्ता उपस्थित रहे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर सभा की शुरुआत की गई। तत्पश्चात गणेश वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा रोटेरियन अनूप टंडन को कॉलर पहनाकर वर्ष 2015-16 के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुना गया तथा उनको कार्यभार भी सौंपा गया। नवनियुक्त अध्यक्ष अनूप टंडन ने सभा में उपस्थित अतिथिगण एवं अपने सहयोगियों का अभिनंदन किया। रोटेरियन नवीन गुप्ता को सचिव नियुक्त किया गया। तत्पश्चात अपनी टीम का परिचय प्रस्तुत किया। सचिव द्वारा आगामी वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस सभा में पूर्व मंडलाध्यक्ष, अन्य क्लबों से आए अध्यक्ष, सचिव एवं वरिष्ठ मेंबर उपस्थित रहे। जोनल असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन नीरज सिंघल, कोषाध्यक्ष रोटेरियन पीयूष सिंघल, आलोक गर्ग, अवधेश अग्रवाल, जीके गर्ग, एसके गोयल, भूपेंद्र सिंह, सुनील भंडूला, डीके मेहरोत्रा, संजय अग्रवाल, राजेश वर्मा, मुकेश अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, संजीव जैन आदि लोग उपस्थित रहे। सभा का संचालन रोटेरियन राजीव गोयल ने किया। सबसे पहले तो मैं बड़ा नर्वस फील कर रहा था, मगर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे रोटरी क्लब जैसे क्लब की अध्यक्षता मिली है और मेरे आगे के जो कार्य हैं समाज सेवा के कार्य हैं, जिसमें स्लम एरिया से आए बच्चों की शिक्षा, उनका सफाई आदि जैसे सैनिटेशन वगैरह। वो बच्चे ये नहीं जानते कि हमें किस तरीके से रहना है। गंदगी में वो बच्चे रहते हैं। अगर स्कूल भी जाते हैं तो वो बच्चे अपने हाथ पांव साफ़ नहीं करते। इसके अलावा हमारे कुछ ई लर्निंग के प्रोजेक्ट वगैरह हैं, स्कूल्स में ई लर्निंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाना। और इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, मेगा प्रोजेक्ट जो आता है, टीच प्रोग्राम है, जो रोटरी का इस समय प्राथमिक विषय है, जिसके ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। और 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमारे बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स हैंगे, जिन्हें हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें स्वच्छ अभियान सबसे पहले आ रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी जनधन योजना के उसके अगेंस्ट भी ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट हैगा जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और जिसमें हमारा एक थीम है, वी गिव टू ए वर्ल्ड। उस थीम के अगेंस्ट में हम लोग काम करते हैं और हमारा क्लब इसमें हर जगह सहयोग करता है। पाकबड़ा की जामा मस्जिद में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के स्तर पर बातचीत की गई और लोगों पर उस घर का हज करना यानी साहिब इस्तिताअत पर ज़रूरी है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, अल्लाह ने जिनको मालो दौलत से नवाजा है और जो बाआसानी जिस मकाम पर रहते हैं वहाँ से लेकर और काबतुल्लाह तक जाकर बाआसानी अगर वापस आ जाएं, उनके पास इतनी मालो दौलत है तो उन पर हज फ़र्ज़ है। जहाँ नमाज, रोज़ा, ज़कात फ़र्ज़ है अहले ईमान पर, तो साहिब इस्तिताअत पर हज भी फ़र्ज़ है। खुश नसीब हैं वो बंदे कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से सरफराज किया, और खुश नसीब हैं वो लोग कि जिन लोगों ने हज बैतुल्लाह के इरादे किए हैं। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ आज़मीन हज को, और एक गुजारिश सिटी चैनल के ज़रिए करता हूँ कि हमारे यहाँ पाकबड़ा में मदरसा अब्दुल गफूर नईमी जामा मस्जिद के नज़दीक बरोस पीर 27 जुलाई इंशाअल्लाह 8 बजे से पोलियो ड्रॉप और टीकाकरण किया जाएगा और इंशाअल्लाह 8 बजे से आज़मीन हज को तरबियत दी जाएगी और 11 बजे से इंशाअल्लाह टीकाकरण और पोलियो खुराक पिलाई जाएगी।
तो मैं आज़मीन हज से गुजारिश करूँगा कि मदरसा अब्दुल गफ़ूर नईमी नज़दीक जामा मस्जिद पाकबड़ा यहाँ तशरीफ़ लाएँ और टीका, पोलियो ड्रॉप और तरबियती कैंप में हिस्सा लें। मैं मुबारकबाद फिर पेश करूँगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने हज बैतुल्लाह के नेक इरादे किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके इरादों की तकमील फ़रमाए। और मैं गुजारिश करूँगा आज़मीन हज से भी कि वो मेरे लिए, बस्ती वालों के लिए और तमाम अहले वतन के लिए बिलखुसूस दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, गमों को दूर फरमाए और हमारे इस वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को हमेशा तरक्कियाँ अता फरमाए। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे बिलारी एक्सप्रेस लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से हैं। बिलारी के राम रतन इंटर कॉलेज में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी के द्वारा राम रतन इंटर कॉलेज सभागार में जनसंख्या स्थिरता एवं परिवार कल्याण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य HK सोलंकी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक हाजी मोहम्मद इरफान ने छात्रों को संबोधित करते हुए जनसंख्या नियंत्रण एवं बेटी बचाओ पर अपने विचार प्रकट किए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर RS गंगवार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बिलारी एवं श्वेतांबरी त्यागी, चिकित्सा अधिकारी चंचल सिंह, ब्लॉक के ग्राम मैनेजर अनीता शर्मा, महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक प्रीति टंडन, परिवार कल्याण सलाहकार तथा विद्यालय स्टाफ की ओर से पुष्पेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, योगेंद्र कुमार वर्मा, SK सक्सेना, विचित्र गहलोत, विशाल सोलंकी आदि उपस्थित रहे। संगोष्ठी में राम रतन इंटर कॉलेज, शंकर सहाय बालिका इंटर कॉलेज, मोहम्मद अली जौहर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपने विचार रखे, जिनमें प्रथम उर्वशी, द्वितीय स्थान मंतशा को तीसरा स्थान दिया गया। कार्यक्रम बिलारी क्षेत्र में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में कुछ और किसान तहसील पर पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करके मांग की है कि उनका मुआवजा जल्दी ही दिलाया जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनीतिक दृष्टिकोण के तहत ही चेक बांटे जा रहे हैं, जबकि जो लोग हकीकत में उस राशि के हकदार हैं उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। बिलारी क्षेत्र के गांव धर्मपुर में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की राशि सपा विधायक हाजी मोहम्मद इरफान व तहसील प्रशासन द्वारा वितरित की गई। बताते चलें कि सरकार द्वारा ये योजना ओलावृष्टि में बर्बाद हुई फसल का मुआवजा है, जिसके लिए किसान आए दिन तहसील पर धरना प्रदर्शन करते हैं। शुक्रवार को तहसील में गांव धर्मपुर कलां के लगभग 1100 किसानों को कुल 57 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जिसमें 30,72,000 रुपए तहसील प्रशासन द्वारा RTGS के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाए गए और 26,35,000 रुपए के चेक दिए गए। इस मौके पर सपा विधायक हाजी मोहम्मद इरफान ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों और किसान मजदूरों की सरकार है। कहा कि समाजवादी सरकार ने किसानों की बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा देने का काम किया है, युवाओं को रोजगार तथा छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने का काम किया है। इस मौके पर हल्का लेखपाल, कानूनगो, ग्राम प्रधान के अलावा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सम्मानित इस
धर्मपुर कलां स्कूल प्रांगण में पधारे तमाम ही बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों और विशेष तौर पर तहसील बिलारी की शान, तहसीलदार बिलारी, उनसे संबंधित समस्त स्टाफ और इस गांव को फूलों फलों की खुशबू से नवाजने वाले मेरे पास बैठे मास्टर इस्लाम साहब, पत्रकार बंधु, आज के दुख दर्द में शामिल होने के तहत आपको सबसे पहले, क्योंकि बहुत ताज़ा ईद गुजरी है, सबसे पहले दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद लेना चाहता हूँ। ये हमारा क्षेत्र, ये हमारा खुसूसी तौर पर गांव, जैसा कि इसका नाम धर्मपुर कलां है, कलां मानी बड़ा है और बड़ा इन सबका दिल है। जब इनका दिल बड़ा है, इनकी मोहब्बत बड़ी है, तो फिर आप जान लो जब आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरा दिल भी आपके लिए बहुत बड़ा है। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।